अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज और मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि खित्ते की कशीदा सूरत हाल और कौमी सलामती के मामले पर वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में अहम बैठक का इनेकाद किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की है। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी भी मुलाकात में शरीक थे। आपको अपडेट देते चले और आपको बताएं कि खित्ते की कशीदा सूरत हाल और कौमी सलामती के मामले पर वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में अहम बैठक का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की है। इसी पर मज़ीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन ने। राना यामीन, बताइएगा, वज़ीर आज़म हाउस में अहम बैठक का इनेकाद किया गया है, क्या क्या अमूर ज़ेर बहस लाए गए हैं? जी बिल्कुल, खित्ते की कशीदा सूरत हाल और कौमी सलामती के मामले पर वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में अहम बैठक का इनेकाद किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की है। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी शिरकत की। इस मौका पर हुकूमती वज़रा भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान मशरिक़ वुस्ता में कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र किए गए इक़दाम पर बातचीत की गई है। इसके अलावा मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ है। वज़ीर आज़म ने ईरान जंग में पाकिस्तान के किरदार पर बिलावल भुट्टो जरदारी को इत्मीनान में लिया। इस मौका पर वज़ीर आज़म ने वज़राए आला को सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुतल्लिक़ हिकमत अमली पर भी ब्रीफिंग दी। दूसरी जानब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की आज शाम ईवान सदर में मुलाकात होगी, जिसमें खित्ते की कशीदा सूरत हाल और स्मार्ट लॉकडाउन पर बातचीत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी से मुतल्लिक़ फैसले पर आसिफ अली जरदारी को आगाह करेंगे। जी ठीक है, राना यमीन हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का ट्वीट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान शेयर किया, जिसमें उन्होंने मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश की। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ईरान और अमरीका की रजामंदी से मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और ये एज़ाज़ काबिल फ़ख्र होगा। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार ने यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा और नायब सदर काया कॉल से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है, जिसमें हालिया इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने हालिया इलाकाई और बैन अल-अक़वामी पेशरफ्त पर बातचीत और बदलती हुई सूरत हाल का जायज़ा लिया है। इसहाक डार ने कशीदगी में कमी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि अमन और इस्तेहकाम के लिए क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी नागुज़ीर है। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र करीबी राब्ता बरकरार रखा जाएगा, ताकि बदलती हुई सूरत हाल पर मुश्तरका मुशावरत जारी रखी जा सके। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने मीडिया को हिदायत की है कि वह मशरिक़ वुस्ता और खलीज फ़ारिस में जारी तनाज़ात के हवाले से पाकिस्तान के बारे में चलाई जाने वाली अफवाहों और कयास आराइयों से परहेज़ करें। तर्जुमान ने बताया कि उन्हें मुतादिद मीडिया में और शहरियों के हल्के की जानिब से तबसरे या तस्दीक की दरख्वास्त मौसूल हो रही है, जो हकीकत पर मबनी नहीं। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी सफारती या मुज़ाकराती कार्रवाई के हवाले से खुफिया मालूमात का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है और मीडिया को सिर्फ सरकारी इलामिया और तस्दीक शुदा मालूमात का इंतज़ार करना चाहिए। ताहिर अंद्राबी ने कहा कि सफारतकारी और मुज़ाकरात में एहतियात और राजदारी बुनियादी अहमियत रखती है। मज़ीद बराह उन्होंने मीडिया से कहा कि दरख्वास्त की कयास आराई से गुरेज किया जाए और किसी भी फैसले या नताइज के हवाले से सिर्फ सरकारी ऐलान का इंतज़ार किया जाए। उधर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि अमेरिका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 नकाती मंसूबा भेज दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की जानिब से ईरान को भेजे गए 15 नकाती अमन मंसूबे का मकसद जंग से निकलने का रास्ता तलाश करना है।
پاکستان، مصر اور ترکیہ ثالثی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ ایران کی سرزمین پر کسی بھی مواد کی افزودگی نہ کی جائے، نتنز، اصفہان اور فردو کے جوہری پلانٹس کو ختم کیا جائے۔ امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کو خطے میں پروکسیز کو فنڈنگ بند کرنا ہوگی۔ ایران آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھول دے۔ آبنائے ہرمز میں آزاد میری ٹائم زون نے قائم کیا ہے، جبکہ ایران کو بیلسٹک میزائل کو بھی روکنا ہوگا۔ ایران نے جنگ روکنے کے لیے 6 اسٹریٹجک شرائط پیش کی تھیں۔ ترجمان ایرانی فوج نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مذاکرات کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے امریکہ کو واضح پیغام دے دیا، جبکہ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ کی سفارتکاری پر کوئی بھی اعتماد نہیں کر سکتا۔ ایران پر امریکی حملے سفارتکاری کی غداری تھی جو 2 بار دہرائی گئی۔ اپنے بیان میں ترجمان پاسداران انقلاب لیفٹیننٹ کرنل ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا تھا کہ کیا آپ کے اندرابی اختلافات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ خود سے ہی مذاکرات کر رہے ہیں؟ ٹرمپ اپنی ناکامی کو معاہدہ نہ کہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی مرضی کے بغیر تیل کی پرانی قیمتیں واپس آئیں گی اور نہ ہی پرانا نظام۔ ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا تھا کہ ایران کے خلاف کارروائی کا خیال ختم ہونا چاہیے۔ ایران کا موقف شروع سے واضح ہے اور آئندہ بھی رہے گا، اور ایران امریکہ کے ساتھ کسی صورت مفاہمت نہیں کرے گا۔ ترجمان ایرانی فوج نے کہا کہ ہم جیسے لوگ تم جیسے لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں چل سکتے، نہ اب اور نہ ہی آئندہ کبھی۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ مذاکرات کے حوالے سے متضاد دعوے گردش کر رہے ہیں اور خطے میں کشیدگی بدستور برقرار ہے۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف حملوں کی 80ویں لہر کا آغاز کر دیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرونز کی بارش کر دی ہے، جس کے نتیجے میں تل ابیب میں متعدد عمارتیں ملیامٹ ہو گئیں، جبکہ کئی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ایران کی جانب سے تازہ حملوں میں بنی براق میں 12 اسرائیلی شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ آئرن ڈوم ایرانی میزائل روکنے میں ناکام رہا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق صہیونی رجیم کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو مقبوضہ علاقوں میں نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ خیبر شکن، عماد اور سجیل میزائل اور تباہ کن ڈرونز استعمال کیے گئے ہیں۔ تل ابیب میں اسرائیلی فوج کی کمرشل، لاجسٹک اور سپورٹ مراکز کو ہدف بنایا گیا ہے۔ ایرانی حملوں کے بعد اسرائیل پولیس صحافیوں کو کوریج دینے کے لیے روکنے پر مجبور کر رہی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے میڈیا کوریج پر پابندی اس بات کا اظہار ہے کہ ایران کس قدر اسرائیل میں تباہی مچا رہا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ساتھ کویت، اردن، بحرین میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اہداف کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے دشمن کو بھاری جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ دوسری جانب عالمی خبر ادارے کے مطابق ایران نے بحرین کے ایک جزیرے میں واقع فوجی اڈے پر میزائل داغ دیے ہیں جو جزیرے کے مغربی حصے میں واقع ہے۔ اس حملے میں ایک اماراتی فوجی کنٹریکٹر جاں بحق ہو گیا جو مراکش کا شہری تھا۔ حملے میں درجن سے زائد بحرینی اور اماراتی اہلکار زخمی ہو گئے، جن میں سے 4 کی حالت نازک ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جنگ کے آغاز کے بعد سے ایران نے بحرین میں متعدد حملے کیے، جن میں سے آج کا حملہ ہلاکت خیز حملوں میں سے ایک حملہ تھا۔ اس کے علاوہ حیفا میں دشمن کے اہم ٹھکانوں پر بھی حملے کیے گئے۔ کویت ایئرپورٹ پر ڈرون حملے سے ایندھن کے ٹینک میں آگ بھڑک اٹھی۔ کویتی حکام کے مطابق حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دوسری جانب ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے شہریوں کے نقصان کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ ایرانی میڈیا نے اصفہان پر بمباری سے مارکیٹس اور ریسٹورنٹ تباہ ہونے کی ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دکانیں تباہ کر کے نیوکلیئر پروگرام ختم کر رہے ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ حملہ جاری کشیدگی کے تناظر میں کیے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے بھی جوابی کارروائیاں جاری ہیں، جس کے باعث خطے میں صورتحال مزید سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں نے 28ویں آئینی ترمیم فوری طور پر لانے اور آرٹیکل 140A کو مؤثر بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں بااختیار بلدیاتی نظام وقت کی اہم ضرورت ہے۔ چیئرمین MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی نے مصطفیٰ کمال، امین الحق، انیس قائم خانی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اس جنگ کا پچھلا 30 سال سے
कहा जा रहा था कि वो जंग हमारे दरवाजे पर पहुंच चुकी है। जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की हुकूमत और पाक अफवाज ने नुमाया किरदार अदा किया है। उनका कहना था कि अगर आर्टिकल 140 एक और 18वीं तरमीम के बाद जुर्म समझा जाता है तो वो भी इसमें शरीक है। 28वीं तरमीम के जरिए इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएं। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा है कि हर शहरी को अपनी दहलीज पर फैसले करने का इख्तियार दिया जाना चाहिए और पाकिस्तान में मौसर और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम कायम करना होगा। जागीरदाराना जमहूरियत का खात्मा और मुकामी हुकूमतों को मजबूत बनाना नागुज़ीर है। फारूक सत्तार ने कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान पर अमल दरामद का मुतालिबा करते हुए कहा है कि इख्तियारात दिए बगैर किसी मेयर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मुल्क के 144 अजला और शहरों को खुद मुख्तार और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुल्क को दरपेश बहरान में निपटने के लिए तैयार रहना होगा और दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाना ज़रूरी है। पाकिस्तान की अवाम ही जमहूरियत और मुल्क को बचा सकती है। MQM रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया कि उन्हें मुशावरत के लिए बुलाया जाए और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर वाज़ेह हिकमत अमली इख्तियार की जाए। आपको अपडेट करें और एक अहम खबर से आपको आगाह करें कि रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुल्क को दरपेश बहरान से निपटने के लिए तैयार रहना होगा और दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाना ज़रूरी है। पाकिस्तान की अवाम ही जमहूरियत और मुल्क को बचा सकती है। MQM रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया कि उन्हें मुशावरत के लिए बुलाया जाए और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर वाज़ेह हिकमत अमली इख्तियार की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का एक रोज़ा दौरा करेंगे जिसमें वो अहम सरकारी और सियासी मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दौरान वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध से मुलाकातें भी करेंगे जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान से भी मुलाकात करेंगे और उनसे उनकी साहिबजादी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस दौरे में शहर की मजमूई सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों और दीगर अहम मामलात पर भी गुफ्तगू की जाएगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पासपोर्ट का जल्द इजरा अव्वलिन तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालक हुसैन की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ। इजलास में पाकिस्तानियों के लिए स्पेनिश रेजिडेंस कार्ड के हसूल के लिए हवाले से पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया, जबकि स्पेन में गैर कानूनी तारिकीन वतन को कानूनी हैसियत देने के लिए रजिस्ट्रेशन के आगाज से कबल पाकिस्तानियों को पासपोर्ट और दीगर कागजात एक हफ्ते में जारी किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालक हुसैन ने कहा कि स्पेन की इस स्कीम से दीगर ममालिक के अलावा तकरीबन 15,000 पाकिस्तानी फ़ायदा उठाएंगे, जिस पर उन्होंने स्पेन में मुकीम पाकिस्तानियों को भरपूर सपोर्ट फ्राहम करने पर वज़ीर दाखिला को शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुजरिम या मतलूब मुलजिम हो हरगिज़ पासपोर्ट जारी न करने और सफारत खाने को पासपोर्ट सेक्शन के लिए इजाफी अमला फौरी फराहम करने की हिदायत की, जबकि नेशनल पुलिस ब्यूरो की जानिब से करैक्टर सर्टिफिकेट की तस्दीक को सहल और तेज़ किया गया है। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान ने दिल्ली की अदालत की जानिब से मारूफ कश्मीरी सियासी रहनुमा आसिया उंद्राबी को उम्र कैद और उनके साथियों फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन को 30 साल कैद की सजा सुनाए जाने की शदीद मजम्मत करते हुए उसे यकसर मुस्तरद कर दिया है। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि दिल्ली की अदालत की जानिब से गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून के तहत सुनाया गया फैसला इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है और अगर भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कस्बा जम्मू कश्मीर में बुनियादी हकूक़ के मसलसल खिलाफ वर्जियों की अक्कासी करता है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान इस फैसले को सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमात के वसीतर सिलसिले का हिस्सा समझता है, जिसका मकसद इख्तलाफी आवाज़ों को दबाना और कश्मीरी अवाम के जायज़ हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वालों को खौफजदा करना है। बयान में कहा गया कि इस फैसले से शफाफ कानूनी अमल, अदलिया की आज़ादी और बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के तकाज़ों पर संगीन सवालात उठते हैं। दफ्तर खारजा के मुताबिक आसिया उंद्राबी तवील अरसे से कश्मीर कॉज की एक नुमाया आवाज़ रही और इनकी सज़ा भारतीय ज़ेर कस्बा कश्मीर में सियासी इजहार और शहरी आज़ादियों को महदूद करने की भारतीय कोशिशों को ज़ाहिर करती है।
दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि दिल्ली के रुसवाई ज़माना तिहाड़ जेल में 8 साल से कैद हमारी ये कश्मीरी बहनें गासिब भारत के सामने मुज़ाहमत की अलामत हैं। एक्स पर अपने बयान में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि भारतीय अदालत ने इंसाफ का कत्ल करते दुख्तराने मिल्लत की सरबराह आसिया उंदराबी को 3 मरतबा उम्र कैद की सज़ा सुनाई। उनके करीबी साथियों नहीदा नसरीन और सूफी फहमीदा को 30-30 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। कश्मीरियों की ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान कश्मीर पर डोनाल्ड ट्रंप के वादों का एतबार करने की बजाय ज्यादा मौसर अंदाज में मकबूजा वादी का मुकदमा लड़े। हुकूमत का सनती सारिफीन की सहूलत और बिजली के मौसर इस्तेमाल के लिए अहम इक़दाम सामने आया है। पावर डिवीजन सनती सारिफीन के लिए नया अख्तियारी मल्टी टैरिफ निज़ाम मुतारिफ कराने पर गौर कर रहा है। सनती सारिफीन को टाइम ऑफ यूज़ के तहत मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ निर्खों का इख्तियार मिलेगा। तर्जमान पावर डिवीजन के मुताबिक नए इख्तियारी मल्टी टैरिफ निज़ाम में बिजली के फिक्स चार्जेस ज़्यादा से ज़्यादा तलब की बुनियाद पर मुकर्रर होंगे। सनतों को ऑफ पैक औकात में बिजली इस्तेमाल करने की तरगीब दी जाएगी। पीक आवर्स में डिमांड कम होने से बिजली के निज़ाम पर दबाव कम होने का इम्कान है। सस्ती बिजली से सनती पैदावार और मुसाबकत बढ़ने की तवक्को है। पावर डिवीजन ने मुजवज़ा टैरिफ पर स्टेक होल्डर से मुशावरत का भी फैसला किया है। इस सिलसिले में सनती सारिफीन और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से मुशावरत की जाएगी। पहली ऑनलाइन मुशावरत कॉन्फ्रेंस कल होगी। तर्जमान पावर डिवीजन के मुताबिक पावर सेक्टर इतलात से तवील मुद्दती मुआशी तरक्की में मदद मुतवक्के है। नया टैरिफ निज़ाम तवानाई बचत के फ़रोग़ में मददगार होगा। अभी आपको बताएंगे हुकूमत सिंध ने कफ़ायत शुआरी से मुतल्लिक मुतादिद अहम इक़दामात का ऐलान करते हुए वाज़ेह किया है कि ईंधन की कमी रोकने के लिए विफाकी हुकूमत जो भी फैसला करेगी उन पर लब्बाइक कहा जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा, हुकूमत सिंध विफाकी हुकूमत के तमाम फैसलों पर अमल कर रही है और मज़ीद अहम फैसले भी किए जा रहे हैं ताकि मौजूदा सूरत हाल से मौसर अंदाज से निमटा जा सके। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि हुकूमत सिंध ने कफ़ायत शुआरी से मुतालिक मुतअद्दिद अहम इक़दामात का ऐलान करते हुए वाज़ेह किया है कि ईंधन की कमी रोकने के लिए विफाकी हुकूमत जो भी फैसला करेगी उन पर लब्बाइक कहा जाएगा। इसी पर मज़ीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी अहमद अली ने। अहमद अली, बताइएगा मज़ीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने इस वक्त किफ़ायत शुआरी से मुतालिक मुतअद्दिद अहम इक़दामात का ऐलान किया है। उनका कहना था ईंधन की कमी रोकने के लिए विफाकी हुकूमत जो भी फैसले करेगी हम उस पर लब्बैक कहेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने यह भी बताया कि हुकूमत सिंध विफाकी हुकूमत के तमाम फैसलों पर अमल कर रही है और मज़ीद अहम फैसले भी किए जा सकते हैं ताकि मौजूदा सूरत हाल जो है उससे मौसर अंदाज में निपटा जा सके। सिंध काबीना ने 3 माह की तनख्वाह ना लेने का फैसला किया है, जबकि जुम्मे के रोज़ वर्क फ्राम होम का फैसला भी किया गया है ताकि ईंधन की बचत मुमकिन बनाई जा सके। इनका ये भी कहना था कि अवामी ज़रूरियात और ईंधन के जो ज़खायर हैं उसको महफूज बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। जब तक हालात मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं आते तब तक ये इक़दाम जारी रहेंगे। जी ठीक है अहमद अली, हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सिर्फ 2 साल के अरसे में काश्तकारों की सहूलत के लिए 30,000 ट्रैक्टर फराहम करके ज़राई शोबे में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अब तक 20,000 से ज़ायद ग्रीन ट्रैक्टर काश्तकारों को फराहम किए जा चुके हैं, जबकि मज़ीद 10,000 ट्रैक्टर्स की फराहमी का अमल जारी है। उन्होंने कहा कि CM हाई टेक मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत वेट एंड राइस कंबाइन हाईरो वेस्टर भी काश्तकारों को फराहम किए जाएंगे। उनका कहना था कि काश्तकार प्रोग्राम के तहत किसान हाई पावर ट्रैक्टर और दीगर ज़राई मशीनरी भी हासिल कर सकेंगे। काश्तकारों को 4 अरब रुपए की लागत से 5,000 सुपर सीडर भी फराहम किए जा चुके हैं। राइस सुपर सीडर के इस्तेमाल से स्मोक के खात्मे में भी मदद मिलेगी और किसानों को जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी की तरफ लाया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पंजाब के काश्तकारों को मैकेनाइजेशन के जरिए जदीद फार्मिंग की तरफ गामजन किया जा रहा है। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन से लागत में कमी और पैदावार में इजाफा होगा और ज़राअत के फरसूदा तरीके छोड़कर जदीद मशीनरी का इस्तेमाल शुरू करना होगा ताकि ज़राई पैदावार में इजाफा और किसानों की आमदन में बेहतरी लाई जा सके।
محکمہ خزانہ پنجاب نے یونین کونسلز کو بجٹ جاری کر دیا ہے۔ یونین کونسل کو مارچ کے مہینے کا جو بجٹ ہے وہ شیئر کیا گیا ہے، جس کے تحت محکمہ خزانہ نے یونین کونسلز کو 2 ارب 10 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ یہ بجٹ یونین کونسلز کو تنخواہ اور دیگر آپریشنل اخراجات کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ خزانہ نے انفیکشن کنٹرول پروگرام کے لیے بھی 30 کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے تعلیمی اداروں میں چھٹیوں میں توسیع کے حوالے سے گردش کرنے والی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چھٹیوں میں کوئی توسیع نہیں کی جا رہی اور والدین فیک خبروں پر کان نہ دھرے۔ رانا سکندر حیات نے واضح کیا کہ ابھی تک چھٹیاں بڑھانے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اور تعلیمی سال اپنے مقررہ شیڈول کے مطابق جاری رہے گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں ہائی آکٹین کی قیمت میں 200 روپے فی لیٹر اضافے کا نوٹیفیکیشن چیلنج کر دیا گیا ہے۔ متفرق درخواست میں وفاقی حکومت اور اوگرا کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ لگژری گاڑیوں کے ہائی آکٹین پر لیوی 100 روپے سے بڑھا کر 300 روپے کر دی گئی ہے۔ قیمتوں میں اضافہ بین الاقوامی مارکیٹ کے رجحانات کے مطابق نہیں ہے۔ ہائی آکٹین کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت پیٹرولیم قیمتوں کے تعین کا فارمولہ اور ٹیکسز کی تفصیلات طلب کرے۔ عدالت حکومت کے پیٹرولیم قیمتوں میں مزید خود ساختہ اضافہ روکنے کا حکم دے۔ لاہور سیشن کورٹ کے احاطے میں فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ایڈیشنل سیشن جج سیف اللہ سہیل کی ہدایت کے عدالت کے باہر فائرنگ ہوئی۔ فائرنگ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ دونوں زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے رسول پورہ کے لطیف کو ریوالور سمیت پکڑ لیا۔ ملزم فیضان نامی شخص کو قتل کرنے آیا تھا۔ فائرنگ سے فیضان زخمی ہو گیا۔ شور پر پولیس نے ملزم لطیف کو پکڑ لیا۔ تو ناظرین خبر دیں گے آپ کو کھیل کے میدان سے۔ پاکستان سپر لیگ 11ویں ایڈیشن کا میلہ سجنے میں صرف 1 روز باقی رہ گیا۔ جاری کردہ شیڈول کے مطابق PSL 2026 کا افتتاحی میچ کل قذافی اسٹیڈیم لاہور میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان کھیلا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان سپر لیگ 11ویں ایڈیشن کا میلہ سجنے میں صرف 1 روز باقی رہ گیا۔ جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق PSL 2026 کا افتتاحی میچ کل قذافی اسٹیڈیم لاہور میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان کھیلا جائے گا، جبکہ میچ سے قبل ہونے والی افتتاحی تقریب کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ دیتے چلیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان سپر لیگ 11ویں ایڈیشن کا میلہ سجنے میں صرف 1 روز باقی رہ گیا۔ جاری کردہ شیڈول کے مطابق PSL 2026 کا افتتاحی میچ کل قذافی اسٹیڈیم لاہور میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان کھیلا جائے گا۔ دوسری جانب صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت پنجاب سینٹر آف ایکسیلنس آن کاؤنٹرنگ وائلنٹ کے بورڈ آف گورنر کا 3را اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں محکمہ داخلہ کے افسران نے ادارے کے قیام اور اغراض و مقاصد بارے پریزنٹیشنز دی۔ بورڈ کے نئے ممبران کو خوش آمدید کہا گیا۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ موجودہ ملکی حالات میں اس ادارے کا کردار انتہائی اہم ہو چکا ہے۔ حکومت پنجاب شدت پسندی کے خاتمے اور پرامن معاشرے کے قیام کے لیے کوشاں ہے۔ وزراء پنجاب کی جانب سے سینٹر آف ایکسیلنس آن کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم پنجاب کا قیام انتہائی خوشائند اقدام ہے۔ ادارے کے تحت انتہا پسندی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ چیف منسٹر پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے ٹینڈرز کھولنے کا آغاز۔ PDP کی جانب سے کانٹریکٹرز کے سامنے بڈز اوپننگ کی گئی۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے تعمیراتی اسکیمز کے لیے بولیوں کے عمل کا جائزہ لیا ہے اور کہا ہے کہ آج 1.5 ارب کے 94 پیکیجز کے لیے پیشکشوں کو کھولا گیا ہے۔ شفاف گورننس وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی حکومت کا ترہ امتیاز ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کی طرح BDP شفافیت کا حامل ہوگا۔ الحمدللہ کسی ایک بیڈر کی جانب سے شکایت دیکھنے کو نہیں ملی ہے۔ ذیشان رفیق نے مزید کہا تمام کانٹریکٹرز کو شرکت کا یکساں موقع فراہم کیا گیا ہے۔ مریم نواز نے وزیر اعلیٰ بنتے ہی بیڈنگ شروع کی ہے، کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنی۔
कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। लाहौर डेवलपमेंट प्लान, कारकर्दगी, इशारियों और फ्यूल स्टॉक का जायजा लिया गया। पूरी डिवीजन में पीडीपी और एलडीपी का तफसीलन जायजा लेते कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने कहा कि इस्लाह फ्यूल स्टॉक और तरसील और फहामी डाटा पर रोजाना की बुनियाद पर चेक रखें। इस्लाह अपनी सलाहियत आमदन को बढ़ाने के लिए तजावीज़ और आइडियाज़ पेश करें। हर तहसील में तरक्याती कामों को टाइम लाइन्स और डेड लाइन्स के तहत मेयार के मुताबिक मुकम्मल करें। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक रेवेन्यू म्यूनसिपल खदमात फराहमी की यकसा अहमियत है। डिप्टी कमिश्नर जिला की सतह पर आने वाले एजेंसीज और अथॉरिटीज़ के लिए मरबूत लाहे अमल तश्कील दें। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे।